गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। माय वॉइस इज ऑडिबल? आई थिंक इट इज क्लियर एंड ऑडिबल। आई सपोज दैट इसके पहले जो है हम लोगों ने लॉ ऑफ कॉम्पिटिशंस पर जो है हल्का फुल्का बात किया था और आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने की मैं कोशिश कर रहा था। ठीक है। पर अभी बहुत कुछ बाकी है। आप लॉ ऑफ कॉम्पिटिशंस के बारे में समझें, इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में ये लॉ ऑफ कंपटीशन की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या फंक्शंस है इस लॉ ऑफ कंपटीशंस का, और ये जिन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है लॉ ऑफ कंडीशंस, वो उसके बेसिक्स क्या हैं, उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो क्लियरली दिस लॉ ऑफ कंपटीशन जो है, इसका बहुत ज्यादा कंसर्न्स जो हैं वो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए है। अब मार्केट जो है वो आपका बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक का पार्ट होता है, और मार्केट इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत होती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से प्रेरित होकर के ये आपका जो है फिर आपका कंपटीशंस, लॉ ऑफ कंपटीशंस बनता है। ठीक है ना? तो आप इसको मान सकते हैं कि दिस इज द लॉ जिसका बहुत ज्यादा कंसर्न्स जो है वो इकोनॉमिक्स से है। इनफैक्ट आई चलिए हम इससे ज्यादा आपको यूं ही बात करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम जो है आपको स्लाइड्स के थ्रू जो है आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। सो आर यू रेडी? माई स्लाइड इज विजिबल? हेलो? यस सर। ओके। सो हियर द फर्स्ट चैप्टर is introductions to Indian competitions law. Here we will try to understand the basics or some of the background knowledge before we start the actual law of the competitions. So the first thing which come in our mind that sir, what is the significance of the competitions? This means that what is the advantages, what is the benefits which the competitions gives to us. So competitions offers very important benefits. Not only it stimulate the innovations and inventions, not only it stimulates the inventions and innovations, it also stimulates the efficiency. And what is efficiency? I did not to stress on that because you have understand what is the efficiency and what are the norms of the efficiency. Okay. It also provides the consumer with a wide sets of the alternatives. So if competitions are not there in the market, then consumer would have no any choice. But since there is a competitions, then it affords or it gives to us the wider sets of the alternatives. And there are, due to competitions, enhanced product differentiation. तो आप मार्केट में जाते हो, कंपटीशंस है, तो आप नोकिया का सेट ले सकते हो मोबाइल का, या फिर आप सोनी का ले सकते हो, ओप्पो का ले सकते हो, एप्पल का ले सकते हो, सैमसंग का ले सकते हो। और उसके में भी बहुत सारे प्रोडक्ट, हर एक ब्रांड में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। दीज आर ड्यू टू द कंपटीशंस। आप थैंक्स बोलिए कंपटीशंस को कि आपके पास वाइडर सेट्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स है। अब
Moreover, there are scope of the better satisfaction of the consumer demand. तो हर कंज्यूमर की अलग-अलग चॉइस हो सकती है, अलग-अलग डिमांड हो सकती है एंड कॉम्पिटिशन्स जो है उसका इफेक्ट ये होता है कि कंज्यूमर के पास में उसके चॉइस वाला ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। बट अपोजिट टू कॉम्पिटिशन्स इज मोनोपोली एंड इन द स्टेट ऑफ द मोनोपोली देयर आर देयर इज नो ऑप्शन फॉर द कंज्यूमर। ऑप्शन नहीं होता कंज्यूमर के पास में। Given that the producer can control the price by reducing or increasing the production may be less than the optimal, production may also be less than the efficient. समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Given that the producer can control the price by reducing or increasing the production, क्योंकि जब मार्केट में मोनोपोली होगा तो फिर जो प्रोड्यूसर है उसके पास में वो बहुत फ्रीली आसानी से जो है किसी प्राइस के दाम को जो है वो घटा सकता है, प्राइस के दाम को बढ़ा सकता है। अरे है ना? प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो प्राइस डाउन होगा, प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा प्राइस अप होगा। तो मिला जुला करके आप ये कह सकते हैं कि अगर प्रोड्यूसर के पास में अगर ये पावर रहेगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमल होगा। अरे वो ऑप्टिमल नहीं होगा और इफिशिएंट भी नहीं होगा। ऑप्टिमल मीन्स एप्रोप्रिएट। तो बायर कैनॉट स्विच टू द अदर सेलर इवन दो द प्राइस इज रिलेटिवली हाई। चीजें के दाम महंगा है लेकिन बायर जो है दूसरे के पास नहीं जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है जाने का। तो प्रॉफिट जो है इज सेंटर्ड ऑन द प्रोड्यूसर। सेंटर्ड नहीं है, सेंटर्ड है। इज सेंटर्ड ऑन प्रोड्यूसर बिकॉज कंज्यूमर हैव नो चॉइस। प्रॉफिट कहां पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा? अराउंड प्रोड्यूसर। व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर हैव नो चॉइस। क्योंकि आफ्टर ऑल द प्रोडक्ट इज इसेंशियल टू मीट देयर नीड्स। ठीक है ना? बट जस्ट द prospect of the competition made it realize that the consumer could not be taken for granted. Competition fueled a pressure on account of which the firm improved their offerings and bring the price down to the bare minimum. ठीक है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन आप ये सपोज जस्ट अपोजिट करो कि हाँ नहीं मोनोपोली नहीं है, कंपटीशन है और कंपटीशन के कंडीशन में कंज्यूमर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर को हल्के में नहीं ले सकता क्योंकि कंज्यूमर के पास में ये पावर होता है कि उसने पावर का इस्तेमाल करके वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, वो लाचार कर सकते हैं फर्म्स को कि वो क्या चीज जो है वो दे रहे हैं, जो चीज वो कंज्यूमर को दे रहे हैं वो अच्छा चीज दें और कम प्राइस में दें। तो इट इज द कंपटीशन विच अवॉर्ड द वर्क इथिक्स। ये कंपटीशन ही है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले में प्रोड्यूसर को अवार्ड मिलता है और अगर आप गलत काम करेंगे, अच्छा काम नहीं करते हैं, आपका जो वर्क इथिक्स है वो वर्क इथिक्स अच्छा नहीं है तो आप कंज्यूमर के द्वारा पेनलाइज करेंगे। अब अवार्ड का और पेनलाइज का क्या मतलब है? अवार्ड्स मतलब उसके माल बिकेंगे, पेनलाइज का मतलब कंज्यूमर उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो माल नहीं बिकेगा। ठीक है ना?
तो कंपटीशंस से जो बातें निकल करके आती हैं, जो है ना, वो निकल के आती हैं मार्केट। क्योंकि ये कंपटीशंस कहाँ होता है? मार्केट में होता है। तो मार्केट किस क्या होता है? मार्केट कंडीशंस क्या होते हैं? इसको भी जानना जरूरी है। तो आइडिया ऑफ द कंपटीशंस ड्रैग टू अस टू द नोशन ऑफ द मार्केट। व्हाई? बिकॉज इट इज द मार्केट competition which is expected to lies therein। ठीक है, अगर मार्केट है तो मार्केट में ये उम्मीद किया जाता है कि उस मार्केट में कंपटीशन होगा। और ऐसी मार्केट जिसमें कंपटीशन नहीं है, तो वो मार्केट नहीं है, दैट आर ट्रैप। वो क्या है? जाल है, जाल। तो मार्केट अपने आप में एक आइडिया कन्वे करता है कि जिस प्रोडक्ट को लेकर के वो मार्केट है, उस प्रोडक्ट के बीच में कंपटीशन है। जहां किसी मार्केट में अगर कंपटीशन नहीं है, दिस मीन्स दैट आर नॉट द मार्केट बट आर ट्रैप। सवाल यह होता है कि मार्केट क्या होता है? आप जानते हैं, आप समझते भी हैं कि मार्केट इज ए प्लेस, एक स्थान होता है जहां पर कि पार्टीज जो होते हैं, दे कैन गैदर, वो इकट्ठा होते हैं टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना? गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए फैसिलिटेशन देने वाला एक तरह का स्थान, इसको हम मार्केट कहते हैं और समझते भी हैं। दिस मीन्स दैट मार्केट allow space for exchange of the goods and the services। ठीक है, तो मार्केट जो स्पेस देता है, किस किस को स्पेस दे सकता है? मत भूलिए कि मार्केट केवल प्राइवेट इंडिविजुअल्स की खरीदारी के लिए ही स्पेस देता है। नो, मार्केट अलाउ ए स्पेस वेयर द गवर्नमेंट भी पार्टी हो सकती है एक्सचेंज की। गवर्नमेंट हो, बिजनेस पर्सन हो एंड इंडिविजुअल्स कैन बाई एंड सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में पूरी बात नहीं है। मार्केट और भी कुछ काम करता है। वो ये तय करता है कि किसी गुड्स का या किसी सर्विसेज का क्या प्राइस होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपने सब्जी मंडी सुन रखा है, दाल का मंडी सुन रखा है, अनाज का मंडी सुन रखा है। जब सब्जियां आती हैं उस मंडी पर, तो फिर ये तय होता है कि ये गोभी का जो इतना बड़ा टोकरा है, इसका दाम क्या होगा। तो ये तय होता है कि आज जो है आलू जो है का रेट ये होगा, गोभी का रेट ये होगा, इसका रेट ये होगा। अगर मंडियां ना हो तो मंडी क्या है? मंडी मार्केट है। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ फिर कि मार्केट हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू। अब जो मार्केट होता है, ये मार्केट में भी द फिजिकल, ये फिजिकल मार्केट भी हो सकता है, जैसे कि कोई रिटेल आउटलेट वेयर द पीपुल मीट फेस टू फेस, या मार्केट वर्चुअल भी हो सकता है, ऑनलाइन मार्केट। इंटरनेट क्या है? आपका एक ऑनलाइन मार्केट है, जहां पर अमेजन भी है, जहां पर फ्लिपकार्ट भी है, और दूसरे बहुत सारे जो हैं कंपनियां हैं, वो अपना प्रोडक्ट जो है आपको बेचती हैं। एंड वेयर देयर इज ए नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द, जहां पर ये ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है कि आपका फिजिकल कांटेक्ट बायर्स और सेलर्स के बीच में होना जरूरी नहीं है।
कॉन्टैक्ट में बी द वर्चुअल। अदर एग्जाम्पल, मार्केट का इलीगल मार्केट है, अंक्शन मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है। और आपको ये अचंभित जरूर कर रहा होगा कि सर, आपने ये इलीगल मार्केट का नाम क्यों लिया? अरे भाई, मार्केट लीगल है या इलीगल है वो बात की बात है, वो बात की बात देखेंगे, पर मार्केट तो है ना। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो गवर्नमेंट उसको प्रोहिबिट करती है कि वहां पर दुकान नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने वहां पर दुकान खोल करके जो है वो मार्केट बना रखा है, वहां पर लोग आते हैं, सामान खरीदते हैं। तो मार्केट तो है। आपने चोर मार्केट का नाम सुना होगा, चोर बाजार। तो दिल्ली में चांदनी चौक के पीछे, लाल किले के पीछे में हफ्ते में एक दिन जो है वो चोर बाजार लगती है। और उस दिन इतनी भीड़ लगती है कि क्या बताएं। मार्केट तो है। इलीगल हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई गारंटी नहीं किसी बात की, नहीं इस तरीके का वो नहीं। मतलब जो सेलर्स एंड जो बायर्स हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, इसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास में नहीं होता। गवर्नमेंट के पास में होने का मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, लेकिन टैक्स नहीं मिल रहा है, इट मीन्स इलीगल है। बट स्टिल दैट कैन बी सेड टू बी ए मार्केट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप में से कोई एक आदमी मुझे एश्योर करे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन पा रहे हैं। ठीक। अब मार्केट है तो मार्केट ट्रांजैक्शन भी होगा। अब मार्केट ट्रांजैक्शन में क्या चीज इन्वॉल्व हो सकता है? मार्केट ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले चीजें जो हो सकते हैं, गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, करेंसी, या इनमें से किसी चीज का कॉम्बाइनेशन दैट पासेस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे भी चीजें होंगी कि दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द पेनल लॉ। ठीक है, that are strictly prohibited by the penal law. For example, human organ, human organ, ह्यूमन ऑर्गन का या अन्य ऐसी चीजें। गुलामों का मार्केट आपने सुना होगा पहले कि गुलामों के खरीदे और बेचे जाते थे। They are illegal. But the place which afford the such a transactions, you cannot deny that are not the market. No, they are market. It does not matter. This will be see in the by the light of the law that whether that market is legal or illegal. That will another thing. In short, my dear viewers, in short, markets are the arenas. Arenas means areas in which the buyers and seller can gather and interact. Okay. Now, अब अगर मार्केट का अगर आइडियाज आपको दिमाग हो गया हो, तो वो मार्केट का कंपटीशन से क्या वास्ता और मार्केट और इकोनॉमी का क्या हिसाब किताब है। तो मार्केट, इकोनॉमी एंड कंपटीशंस, ये तीनों को इंटरप्ले क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट है ना,
At the outset, you must understand that the market are the important part of the economy. Important part of the economy. सही बात है सर, ये तो हम समझते ही है कि मार्केट जो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पर इकोनॉमी क्या होता है? एज ए जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको इकोनॉमी की होगी, नहीं होगी तो फिर भी आप ये समझ सकते हैं, अपने दिमाग में इस चीज को कंसीव करा सकते हैं कि इकोनॉमी जो होता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, consumptions and exchange activity that ultimately determine how the resources are allocated among the participants. So, what is the economy? Economy is a complex system. Why I am saying it is a complex system? Because the component which involved in this system, its understanding is not easy. It is a too much to understand the how this system works. Because most of thing is visible and most of thing is not visible. Many of times the people have to take the presumptions against the such thing, against the thing that this thing is exist. That's why we say that economy is a complex system of interrelated production, system of consumption, system of exchange activity, and all these things, production, consumptions, and exchange activities, that these things ultimately determine that how the resources are allocated among all the participants. How the resources are allocated among all the participants. अब क्या है कि आप लोग बहुत करेंगे तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे, सर इकोनॉमी इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, कंज्यूमशन एंड एक्सचेंज एक्टिविटी, और यहां करके के आप रुक जाएंगे। लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ा चीज जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक के अंडरस्टैंडिंग में वो छुपा हुआ है, और वो ये है कि ऑप्टिमम यूज ऑफ द या ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही होता है, है ना, इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही होता है कि कम रिसोर्सेस में अधिक से अधिक आउटपुट। तो वो सेंस कहां से आएगा? वो सेंस जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। और यहां पर एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास किया हूं कि दैट अल्टीमेटली डिटरमाइन हाउ रिसोर्सेस आर एलोकेटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टिसिपेंट्स, कि कैसे जो रिसोर्सेस हैं ये पार्टिसिपेंट्स के बीच में एलोकेट होते हैं। ठीक है, the production, the consumptions and distribution of the goods and services combine to fulfill the need of those living and operating within the economy. जो प्रोडक्शंस होता है, कंज्यूमशंस होता है और गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ये आपस में मिल करके लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। वो लोग जो किसी इकोनॉमी में रहते हैं, इकोनॉमी में रहते हैं। अब ये क्या बात हुआ सर, इकोनॉमी कोई रहने वाली चीज हो गई क्या? हाँ, इकोनॉमी एक रहने वाली चीज हो गई, एक स्थान हो सकता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी किसी नेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्थान है। तो इकोनॉमी में रिप्रेजेंट ए नेशन, किसी राष्ट्र को वो ये शब्द का इस्तेमाल किसी राष्ट्र को बोध कराने के लिए किया जा सकता है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी क्षेत्र को बोध कराने में किया जा सकता है, किसी सिंगल इंडस्ट्री को बोध कराने में किया जा सकता है, किसी एक परिवार को बोध कराने में किया जा सकता है।
ठीक है? तो उसको लेके आप कंफ्यूज मत होइए। तो जब हम बात करते हैं कि द प्रोडक्शन, कंज्यूमशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइन टू फुलफिल द नीड ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विदिन द इकोनॉमी, दिस मीन्स विदिन द कंट्री, विदिन ए नेशन। गॉट इट? अब आधुनिक जो हमारा वर्ल्ड है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अब हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये तो ठीक है, चलिए हमको समझ में आया इकोनॉमी क्या होती है, तो क्या इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट काइंड हो सकते हैं क्या? कितने प्रकार के इकोनॉमी? ये भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी से आगे जाकर के आपका रास्ता जो है वो तैयार होगा, भूमिका आपकी तैयार होगी आगे की चीजों को जानने के लिए। तो मॉडर्न वर्ल्ड में फ्यू नेशंस, कुछ ऐसे नेशंस होते हैं जो प्योरली मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होते हैं, और कुछ ऐसे नेशंस होते हैं जो प्योरली कमांड बेस्ड इकोनॉमी होते हैं। तो दो चीजें हैं, एक मार्केट बेस्ड और एक कमांड बेस्ड इकोनॉमी। दो फंडामेंटल हैं, दो विपरीत ध्रुव के हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि इट इज ए मोस्टली मोस्टली ए मार्केट इकोनॉमी। अब ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का क्या फीचर्स होता है और कमांड बेस्ड इकोनॉमी का क्या फीचर्स होता है? तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज जो होता है, इट अलाउ द पीपुल एंड बिजनेसमैन टू फ्रीली एक्सचेंज द गुड एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड। तो जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज हैं, इसमें जो भी कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है और अन्य जो पश्चिम देश हैं, ठीक है, ये इस तरीके की देशेस हैं कि जहां पर लोगों के बीच में चीजों का या सेवाओं का जो एक्सचेंज होता है वो फ्रीली होता है, वो फ्री एक्सचेंज होता है। दिस मीन्स दैट कि गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। और ये जो एक्सचेंज होता है, फ्री एक्सचेंज फॉर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसी न किसी नॉर्म्स पे तो होता होगा। क्या इसका सिद्धांत होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होते होंगे, किसके अकॉर्डिंगली होता है? तो सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगा, अगर डिमांड कम हो गया तो सप्लाई कम हो जाएगा, या वाइस वर्सा। डिमांड हाई, प्राइस हाई, डिमांड लो, प्राइस लो। ठीक। अब आइए कमांड बेस्ड इकोनॉमी। कमांड बेस्ड इकोनॉमीज जो होते हैं, it depends on the central government that control the production level, pricing and distribution of goods and services. तो कमांड बेस्ड इकोनॉमीज जहां जहां पर हैं, तो वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी वहां की जो सरकारें होती हैं, वो प्रोडक्शन के लेवल, प्रोडक्शन के जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस, और उसके जो प्रोडक्ट है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन तीनों चीजों पर कंट्रोल करने का प्रयास करती है। मतलब वहां की गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि हमारा प्रोडक्शन का लेवल कितना हो, हाई हो, मीडियम हो, लो हो, प्राइस किसी प्रोडक्ट का इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन किसी क्षेत्र में, उस नेशन में ज्यादा होना चाहिए, किसी क्षेत्र में कम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मतलब गवर्नमेंट हैज ए कंट्रोल ओवर दीज थिंग। अगर जहां पर है ऐसा, तो हम कहते हैं कि वहां की जो इकोनॉमीज है वो कमांड बेस्ड इकोनॉमी। गॉट इट? एग्जाम्पल आपका क्यूबा है और नॉर्थ कोरिया है, ये कमांड बेस्ड इकोनॉमी है। और कमांड बेस्ड इकोनॉमी जो होता है, इट अटेम्प्ट टू सुपरसीड द वर्किंग ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है,
किसी चीज का प्रोडक्शन वगैरह वगैरह जो है नेचुरली रूप से सप्लाई एंड डिमांड पर निर्भर होती हैं, तो कमांड बेस इकोनॉमी क्या करती है कि ये जो नेचुरल प्रिंसिपल है सप्लाई एंड डिमांड का, इसको सुपरसीड करती है ना, इस पर हावी होती है। लेकिन यही दो प्रकार के इकोनॉमी नहीं होते हैं, एक तीसरे प्रकार का इकोनॉमी भी होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और जैसा कि ये नाम सुझा रहा है हम लोगों को कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इट इज अ कॉम्बाइनेशन ऑफ कमांड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। तो इट फॉलो बोथ द प्राइस मैकेनिज्म को भी फॉलो करता है, और साथ साथ में सेंट्रल इकोनॉमी जो प्लानिंग मैकेनिज्म है वो भी फॉलो करता है। और इसके अंदर में आप और जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने किसी चीज को प्रोडक्शन करने के जो मीन्स है, जो साधन है, वो साधन को प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दो के दोनों होल्ड करते हैं। मैंने उस देश की इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर चलाते हैं। जबकि मार्केट फोर्सेस जो होता है डिसाइड द प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। ये जो प्राइस है किसी चीज का, डिमांड और सप्लाई, इन तीनों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मार्केट। ठीक है, ये काम करता रहता है, लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी उसमें होता है। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होता है वो ये काम करता है कि मोनोपोलाइजेशन ना हो, किसी तरीके डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनफेयरनेस ना हो ट्रेड में। तो ट्रेड में अनफेयरनेस को चेक करने का काम, वहां पर मोनोपोलाइजेशन को रोकने का काम, ये काम गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से होता है। और प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, ये काम मार्केट फोर्स करती है। अगर ऐसा जहां पर है तो वहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी का कल्चर है। और जो ट्रूली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी होती है, अब इकोनॉमी आपको अगर समझ में आ गया तो अब सवाल ये होता है कि सर ट्रूली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, इसका क्या फीचर होता है? इट हैज टू बी फ्री फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट कंस्ट्रेंट ऑन द मार्केट। तो इकोनॉमी अगर कॉम्पिटिटिव तभी होगा जब मार्केट में किसी तरीके का प्राइवेट कंस्ट्रेंट ना हो, मार्केट में किसी तरीके का पब्लिक कंस्ट्रेंट ना हो। तो ये ट्रूली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी का फीचर्स होता है। अगर ये नहीं है, अगर मार्केट इज नॉट फ्री फ्रॉम द पब्लिक और प्राइवेट कॉन्स्ट्रेंट, तो वैसा मार्केट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो। सवाल ये होता है कि सर ये फ्रीली कॉम्पिटिटिव मार्केट फिर होता क्या है? जिसको कि हर इकोनॉमी उसको प्राप्त करना चाहता है। तो इन ए फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, प्राइस जो होता है टेंड्स टू एडजस्ट टू द लेवल दैट जस्ट क्लियर द मार्केट। ये कॉम्पिटिटिव, ट्रीली कॉम्पिटिटिव मार्केट में का एक फीचर्स है कि इन ए फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस टेंड टू एडजस्ट टू द लेवल दैट जस्ट क्लियर द मार्केट। किसी चीज की जो दाम होती है, किसी वस्तु की दाम जो होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि उस लेवल तक पहुंचना कि वो मार्केट को क्लियर कर दे। अब कहते हैं कि मार्केट को क्लियर होने का क्या मतलब है? मार्केट में वो पास हो जाए। मार्केट में पास होने का मतलब कंज्यूमर उसको खरीद सके।
कंज्यूमर ना खरीदने का कारण क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। कोई कंस्ट्रेंट हो सकता है। अरे उस मार्केट में वो माल पहुंच ही नहीं पा रहा है, कोई दुकानदार रख ही नहीं रहा है। आप वो कोई चीज आप उसको खरीदना चाहते हैं, बट व्हेन यू वांट टू गो इनटू द मार्केट, आपको दुकानदार कहता है कि साहब ये माल जो है वो सप्लाई में नहीं है, बंद हो गया। जबकि मार्केट आप ऑनलाइन डेमो देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में है। ये कहते हैं कि मार्केट में तो ये सामान है। अरे सर वो बहुत महंगा है, उसका कस्टमर वो ठीक नहीं है, उसका वो सर्विस अच्छा नहीं है, तो ये है वो है, 50 तरीके की दाम बताता है। लेकिन अंदर की बात कुछ और होती है। अंदर की बात ये होती है कि मार्केट में बैठे हुए कुछ लोग जो उस मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, वो माल आने ही नहीं देते हैं। अगर वो सस्ता है तो हमारे पास वो जो महंगे माल है वो नहीं बिकेंगे। तो इसका मतलब कि देयर आर समवन हु आर प्लेइंग हु आर ट्राइंग टू मोनोपोलाइजिंग द मार्केट। दिस मीन्स दैट देयर आर कॉन्स्ट्रेंट। दैट कॉन्स्ट्रेंट इज इंडिविजुअल नेचर ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है। समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो पुट ए कॉन्स्टेंट। गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट इज पुटिंग द कॉन्स्ट्रेंट, इसका क्या नेचर हो सकता है? Government by law prohibited the sale of supply of that goods. The government has put such a harsh conditions that no any company take stress to sell their goods in the Indian market or in India in a particular region. ठीक है, तो इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट फिर कैसे बनेगा? मार्केट कॉम्पिटिटिव तब होगा जब प्राइस जो होता है इट टेंड्स टू एडजस्ट टू द लेवल। प्राइस जो है वो उस लेवल को एडजस्ट करता है कि जब वो क्लियर द मार्केट, जो वो मार्केट को क्लियर कर लेता है, मीन्स चीज जो है उस पर्टिकुलर मार्केट में ही नहीं रह जाती है, सेलर से होते हुए वो बायर्स के पास में चली जाती है। ठीक है, और ऐसे मार्केट में जो होता है, ऐसे मार्केट में ना तो बायर्स के पास में वो शक्तियां होती हैं, ना सेलर्स के पास में वो शक्तियां होती हैं कि वो चीजों की प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। अगर ऐसा है तो आप यू कह सकते हैं कि दैट मार्केट इज ए प्योर मार्केट, दैट मार्केट इज फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट। नहीं, आप इसको इतना अच्छा मत समझिए। सेलर्स जो बायर्स होते हैं वो भी कम कमीने नहीं होते हैं। वो इतना हार्ड बार्गेनिंग करते हैं कि अच्छा तुम नहीं दोगे तो हम खरीदेंगे ही नहीं, इतने में ही दो चाहिए मुझे को। और वो इतना में जो चाहने की वो कोशिश कर रहा है, उसके वजह से जो सेलर है उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स एक ऐसा मौका आ जाता है कि जब सेलर्स ये देखने लगता है कि अगर हम नहीं बेचेंगे तो हमारा ये तो बेकार चला जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा। तो एटलीस्ट जितना निकल जा रहा है मेरा, उसको किसी तरीके से बेच के खाली करो। अगली बार हम इस माल को बनाएंगे ही नहीं, बेचना तो दूर। तो वो भी कंडीशंस ठीक नहीं हो। लेकिन आपको ये समझना है कि जो प्योर मार्केट इकोनॉमी जो है इस पूरे संसार में, वर्ल्ड में, वो रेयरली ही एग्जिस्ट करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर प्रेजेंटेशन भी स्टॉप हो चुका, उसमें कनेक्शन लूज हो गया था तो आप लेफ्ट हो गए। तो कहाँ से मेरा लेफ्ट हुआ था? सर जो सेकंड पिक्चर आपने बताया था, क्या बताया था सेकंड फीचर्स? अच्छा, ट्राई टेन टू एडजस्ट द लेवल एट दैट जस्ट द मार्केट वाला पॉइंट आप एक्सप्लेन कर। अच्छा, वो पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर रहे थे ना। जी सर वो हो गया था, लेकिन प्रेजेंटेशन भी नहीं। अब प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? नहीं सर। अभी प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है।
सर अब आ रहा है? अब आ रहा है? सर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट में ये बताया कि एग्जाम्पल बताया था कि कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स जो है क्यूबा और नॉर्थ कोरिया का है। हेलो? यस सर, आ यस रही सर। आवाज। ठीक है, यस सर, नॉर्थ कोरिया वाला। बताया था ना। तो मैंने ये कहा था कि ए ट्रूली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी जो होता है, इट हैज टू बी फ्री फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है। अब पब्लिक और प्राइवेट कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट माने होता है अवरोध। समझ पा रहे हैं आप? माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। ठीक है। अवरोध। तो अगर जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, अगर उसमें किसी तरीके का अवरोध होगा, माने कॉन्स्टेंट होगा, तो फिर वो मार्केट जो होगा वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। और फिर मैंने आपको ये बताया कि कॉम्पिटिटिव मार्केट माने कोई मार्केट कॉम्पिटिटिवली रूप से फ्री है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर प्राइस जो होता है, इट टेंड्स टू द इट टेंड्स टू द लेवल दैट जस्ट क्लियर द मार्केट। ठीक है। और जहां पर ट्रूली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, तो वहां पर प्राइस को लेकर के ना तो बायर्स का कंट्रोल होता है और न ही सेलर्स का कंट्रोल होता है। तो बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं, देख जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको समझना होगा कि जो प्योर मार्केट इकोनॉमी होता है, अब मैं कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी से हट करके जो है प्योर मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। प्योर मार्केट इकोनॉमी में मैंने आपको बताया कि जो प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होती है? डिमांड एंड सप्लाई से रेगुलेट होती है। तो ये जो प्योर मार्केट इकोनॉमी है मॉडर्न वर्ल्ड में, ये रेयरली ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है। रेयरली एग्जिस्ट कर सकता है। यहां तक कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूएस का, कि यूएस को आप समझ सकते हैं कि वहां प्योर मार्केट इकोनॉमी है। पर आज की स्थिति यह है कि वहां पर भी प्योरली मार्केट इकोनॉमी नहीं है। ठीक है। अब आइए चाइना के बारे में। चाइना का क्या इकोनॉमी कम है? कमांड इकोनॉमी। तो चाइना जो है, चाइना हैड ए कमांड इकोनॉमी अंटिल 1978। तो जिस तरीके से प्योर मार्केट इकोनॉमी जो है रेयरली एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से जो कमांड इकोनॉमी है वो भी रेयरली ही एग्जिस्ट करता है। माने प्योर कमांड इकोनॉमी भी रेयरली एग्जिस्ट कर सकता है। चाइना हैड ए कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी था चाइना का, लेकिन कब तक? 1978 तक। फिर वहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद में आज जो आप देखेंगे कि चाइना को, तो वो किस तरह का इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसी यही हिस्ट्री इंडिया का भी है।
इंडिया भी पहले कमांड इकोनॉमी था, बट आज वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो वी आर इन इंडिया लिविंग इन द एज ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन चाहे इकोनॉमिक का नेचर चाहे कुछ भी हो, द एम ऑफ द एवरी इकोनॉमी इज टू अचीव द ग्रोथ। एम क्या होता है किसी भी इकोनॉमी का? वो है ग्रोथ को अचीव करना। ग्रोथ को अचीव करने का मतलब डेवलपमेंट। अब वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? तो कैन यू इमेजिन एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट द प्लेइंग रोल ऑफ द इंडस्ट्रीज? नहीं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि एक माने जो इंडस्ट्रियां हैं उस इकोनॉमी में, उनका रोल जो है वो महत्वपूर्ण हो। तो इन दिस रिगार्ड इंडस्ट्री इज व्यूड प्लेइंग ए बिग रोल फॉर अचीविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियां फिर करती क्या है? इंडस्ट्रियां जो होती हैं, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। The more the industry, the more will be the economic development. So this gives us an idea of the industrial development. तो इससे हमको क्या क्या हमको ये आइडिया जो है वो हमारे दिमाग में आता है इकोनॉमिक से लेकर के, कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी तो इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फिर मतलब क्या है? कोई नेशन डेवलप कैसे होगा? जब वहां पर इंडस्ट्रियां होंगी। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियां होंगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करना फिर उचित हो जाता है हम लोगों के लिए। जब हम बात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इस तरीके का डेवलपमेंट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस का विकास हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलीज द डायनेमिक competitive economic performance. We generate the economic and employment, facilitate international trade, and increase the resource efficiency, and is thus a major driver of the poverty alleviation and shared prosperity. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता क्या है? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसा माहौल बनाता है जिससे कि कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो रिलीज होता है, उसमें गतिविधियां आती हैं, उसमें हलचल आती हैं। It releases dynamic and competitive economic performance. और ये चीजें जो हैं, जब कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में गति आती है, किसी भी देश के कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में गति आती है, तो इससे इनकम जनरेट होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करने में मदद मिलती है। किसी देश की जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस या ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, इनके यूज में इफिशियंसी आती है। और इस तरीके से फिर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगता है।
इससे जो है देश की जो प्रॉस्पेरिटी है वो फिर प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ने लगता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर। तो आज मैं अपने आप को यहीं पर स्टॉप करता हूं। ठीक है, बाकी बातें जो है वो हम कल करेंगे। थैंक यू। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है? ठीक है। नो सर। ठीक। ओके, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर।